बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता चला है। वो हांफती हुई सांसों से बोल रही थी। मेरे अब्बा भागने की फिक्र में हैं, लेकिन इनका एक सालार उन्हें झूठी तसल्लियां दे रहा है। वो फौज का कल्ब पीछे ले गए हैं। उन्हें यकीन हो गया है कि उन्हें शिकस्त हो चुकी है। उनके पास कादिर खान का कासिद ये पैगाम लेकर आया है कि उसने बल्ख की तरफ पेशकदमी रोक दी है और वो अपनी फौज को दाएं और बाएं कुमक के तौर पर तकसीम कर रहा है। उसने कहा कि हौसला न हारना, सुल्तानी फौज को हम घेरे में ले रहे हैं। मैंने तुम्हारा सुराग किस तरह लगाया और यहाँ तक किस तरह पहुंची ये फिर कभी बताऊंगी। मैं इसलिए आई हूँ कि हमारे कल्ब को तुम जरा सी हिम्मत से पकड़ सकते हो। मुझे मालूम नहीं कि दूसरी तरफ लड़ाई की सूरत हाल क्या है। मैं अपनी फौज की बात कर रही हूँ। मसूद सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? सुमनताश ने कहा। मेरा घोड़ा लाशों को रोंदता आया है। मरने वालों में गजनी भी हैं, तुर्किस्तानी और बुखारी भी, मगर मरकर सब एक जैसे लगते हैं। वो मुसलमान थे। उसने चिल्लाकर कहा, अपनी कौम का खून रोको मसूद। मैं जो कहती हूँ वो करो। कादिर खान की कुमक आ गई तो ये कत्लो गारत नहीं रुकेगी। इससे पहले हमारे कल्ब को मुट्ठी में ले लो। तुम साथ चलोगी? नहीं, सुमनताश ने कहा। मैं जा रही हूँ, तुम आओ। वो घोड़े पर सवार हुई और 2 मुहाफिजों के साथ जो उसके जरखरीद बने हुए थे मैदान जंग के गर्दो गुबार में गायब हो गई। वो मसूद को बता गई थी कि उसका बाप कहाँ है। कादिर खान की पेशकदमी रुक गई थी। वो अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके तोगान खान और अबू मंसूर को कुमक भेज रहा था। सुल्तान महमूद को उसके इस इक़दाम का पता उस वक्त चला जब रात गहरी हो रही थी। उस वक्त हमला नहीं किया जा सकता था। सुल्तान ने अपने प्लान में रद्दोबदल कर लिया और उसी वक्त मसूद और दूसरे सालार की तरफ पैगाम भेज दिया कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। मसूद अपनी जगह नहीं था। वहाँ एक नायब सालार ने पैगाम वसूल किया। मसूद कमोबेश 100 मुंतखब सिपाहियों और छापामार कमांडारों को साथ लेकर आया। वो अबू मंसूर के हेडक्वार्टर पर हमला करने चला गया था। ये एक शबखून था। अबू मंसूर हौसला हार बैठा था। उसकी फौज बुरी तरह कुचली गई थी। सुल्तान महमूद ने उस पर हमला ही ऐसे अंदाज से कराया था कि वो बच नहीं सकता था। वो अपनी बेटी की निशानदही के मुताबिक दरिया के किनारे चला गया था। उसके साथ उसका एक सालार, मुशीर, 3 बीवियां, चंद एक मुहाफिज और चंद कासिद थे। वहां उस पर हमला नहीं हो सकता था। मसूद दूर का चक्कर काट कर वहां तक पहुंचा। उसे 2-3 मशलें जलती नजर आईं। उसने अपने आदमियों को हिदायत दी और उन्हें फैलाकर आगे बढ़ा। अबू मंसूर के सिर्फ 2 मुहाफिज जाग रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि वो घोड़ों की आवाजें सुन रहा है। दूसरे ने कहा कि वही होंगे। उसने एक मशल उठाई और ऊपर करके 2 मरतबा दाएं बाएं हिलाई और 2 मरतबा ऊपर नीचे की। मशल रखकर वो एक खैमे के करीब जा खड़ा हुआ और मुंह से धीमी सी आवाज निकाली। खैमे में सुमनताश सोई हुई थी। वो फौरन उठकर बाहर आ गई और मुहाफिज से कहा कि तुम आगे चले जाओ। चूंकि रहनुमाई मौजूद थी इसलिए शबखून में कोई दुश्वारी और खतरा न था। अबू मंसूर और सालार अपने अपने खैमों में सोए हुए थे। उन तक जख्मियों की करबनाक आवाजें नहीं पहुंच रही थी, ना वहां तक खून और लाशों की बू पहुंचती थी। वो इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि वहां तक कोई खतरा नहीं पहुंच सकता था, मगर ईमान फरोश बाप की दीनदार बेटी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उसके साथ मौजूद थी। मसूद ने खैमागाह में दाखिल होकर एक मशल उठाई और अबू मंसूर के खैमे में जाकर उसे जगाया। वो हड़बड़ाकर उठा तो मसूद को देखकर पूरी तरह होश में आ गया। बाहर मसूद के आदमियों ने मुहाफिजों को जगाकर अलग खड़ा कर लिया और सालार को भी पकड़ लिया था। अबू मंसूर ने मसूद से कहा कि वो शिकस्त तस्लीम करता है लेकिन उसकी बेटी को गिरफ्तार न किया जाए। मसूद ने उसके साथ कोई बात न की। निस्फ शब का अमल होगा। सुल्तान महमूद अभी अभी मैदान जंग का चक्कर लगाकर आया था। उसे इत्तला दी गई कि मसूद अबू मंसूर को पकड़ लाया है। सुल्तान दौड़ता बाहर आया। उसके लिए ये खबर मामूली नहीं थी। अबू मंसूर के साथ सुमनताश भी थी। उन्हें सुल्तान अपने खैमे में ले गया। क्या सुल्तान मेरी दोस्ती कबूल कर लेंगे? अबू मंसूर ने पूछा। मैंने दोस्ती का ही पैगाम भेजा था, सुल्तान महमूद ने कहा, मगर तुमने मेरे बेटे को कत्ल कराने की कोशिश की। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तुम मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारी दोस्ती में खुलूस है? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? तुम मेरे कैदी हो। आप ठीक कहते हैं, अबू मंसूर ने कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, फिर भी आपकी दोस्ती चाहता हूँ। मैं आपके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था मगर... और उसने इकबाल जुर्म के अंदाज से बता दिया कि वो मजबूर होकर अपनी फौज ले आया है। सुमनताश खड़ी सुन रही थी। वो आगे बढ़कर सुल्तान के सामने 2 जानू हो गई और सुल्तान का हाथ चूम कर कहा, क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ जगह है? उसने मसूद की तरफ देखा और सुल्तान महमूद से कहा, मैं ये दोस्ती पक्की कर सकती हूँ। सुल्तान महमूद इशारा समझ गया। अबू मंसूर ने कहा, हाँ सुल्तान, मेरे पास यही कुछ रह गया है, एक बेटी। इसने मुझे आपके खिलाफ लड़ने से रोका था। इसे अपनी बेटी बना लें।
سلطان محمود نے اسی وقت یہ پیشکش قبول کر لی اور مسعود کی رضامندی سے سمنتاش کو اس کی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لڑائی اور شادی 1020 عیسوی میں ہوئی تھی۔ دوسرے دن کی لڑائی فیصلہ کن تھی۔ ابو منصور نے اپنی فوج کو لڑائی سے الگ ہو جانے کا حکم بھیج دیا۔ سلطان محمود نے اسے قیدی سے مہمان بنا لیا تھا۔ قادر خان اور توغان خان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 1.5-2 سال بعد ان دونوں نے بھی سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بھارت میں کلنجر، قنوج اور گوالیار ایک مثلث کی صورت میں واقع ہے۔ اس مثلث میں سے ہندو کے 2 مقدس دریا گنگا اور جمنا گزرتے ہیں۔ کئی اور ندی نالے بھی جسم کی رگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں اس علاقے میں گھنے جنگلات تھے، ٹیلے، ٹیکریاں اور پہاڑیاں بھی تھیں۔ یہ تینوں مقامات ایک دوسرے سے 150-150 میل دور ہیں۔ اس دور میں جب غزنی کا بت شکن ہندوستان پر دہشت بن کے چھا گیا تھا، یہ بڑی مشہور راجدھانیاں تھیں۔ قنوج کے متعلق سنایا جا چکا ہے کہ ہلمند شہر، متھرا، منج اور چھوٹے بڑے کئی ایک قلعوں کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے قنوج کو تہہ تیغ کر لیا تھا اور قنوج کا مہاراجہ راجیہ پال، جس کا بڑا شہرہ تھا، محاصرے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ کیلنجر کے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ آپ پہلے بھی کشمیر کے حملے کی کہانی میں یہ نام پڑھ چکے ہیں۔ وہ دراصل کالنجر ہے جو آج کوٹلی کہلاتا ہے۔ اب جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ کالنجر ہے۔ 1018 عیسوی کے آخری دنوں میں قنوج کا مہاراجہ راجیہ پال سلطان محمود غزنوی کے مقابلے سے پہلے ہی منہ موڑ گیا تھا، تو وہ کالنجر، قنوج اور گوالیار کی مثلث سے نکل گیا تھا۔ راجیہ پال نے اپنا تمام تر خزانہ شہر سے دور ایک ایسی پہاڑی اور جنگلاتی جگہ چھپا دیا تھا جہاں انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا تھا۔ اس کا رازدان صرف ایک پنڈت تھا اور بعد میں محمود غزنوی کا ایک جاسوس۔ یہ جاسوس اس خزانے کے راز سے واقف ہوا تھا۔ اس نے قنوج کی فتح کے وقت اس پنڈت کو پکڑوا دیا تھا، مگر پنڈت نے سلطان کو بتایا تھا کہ وہ اسے خزانے کی جگہ لے جا سکتا ہے، لیکن وہاں خزانہ نہیں ہوگا۔ وہ راجیہ پال اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ گیا کہاں ہے؟ سلطان محمود نے اس سے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا، پنڈت نے جواب دیا تھا۔ آپ کا قیدی نہ ہوتا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم واحد آدمی تھے جو مہاراجہ کے خزانے کے راز سے واقف تھے، سلطان کے ایک سالار نے اس سے پوچھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مہاراجہ تمہیں بتائے بغیر چلا گیا ہو؟ خزانے سے جسے پیار ہو وہ انسانوں کے پیار سے محروم ہو جاتا ہے، پنڈت نے کہا۔ جو مہاراجہ اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کو اور اپنے مندروں کو توہین، تباہی اور بربادی کے لیے چھوڑ گیا ہے، اس کے لیے مندروں کا ایک پجاری کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے اس کے خزانوں کے ساتھ دلچسپی ہوتی تو تمام تر خزانہ میری تحویل میں رہا ہے، میں اسے غائب کر سکتا تھا، مگر میں نے اس کی خاطر آپ کا ایک آدمی سانپوں سے مروا دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو وہ جگہ دکھا دوں گا۔ مندروں میں جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ نہیں، پنڈت نے کہا۔ جس طرح آپ کے آدمی میرے دیوتاؤں کو مٹی اور پتھر کے بت سمجھ کر توڑ رہے ہیں، اسی طرح میرے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیں۔ اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو دوسرے مذہب کے پیشواؤں کا احترام کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ میں نے تمہارے مذہب کے پیشواؤں کو اپنے قدموں میں سر رگڑتے دیکھا ہے، سلطان محمود نے پرجوش آواز اور داد و تحسین کے لہجے میں کہا۔ مگر تم میں جو جرت ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ غدار کسی بھی قوم کا اور کسی بھی مذہب کا ہو وہ قابل نفرت ہے۔ کہو پنڈت، کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، پنڈت نے کہا۔ میں اپنی آنکھوں اپنے مذہب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے کر دوں گا اور جنگل میں نکل جاؤں گا اور وہاں باقی عمر گزار دوں گا۔ جاؤ پنڈت، سلطان محمود نے کہا۔ جلتے ہوئے قنوج کے دروازے کھلے ہیں، چلے جاؤ۔ اگر اپنے مہاراجہ سے کہیں ملاقات ہو جائے تو اسے کہنا کہ جنگجو بادشاہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا کرتے۔ پنڈت سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ وہ 2 دسمبر 1018 کا دن تھا جب سلطان محمود غزنوی نے قنوج کا محاصرہ کیا تھا۔ کوئی بھی نہ بتا سکا کہ مہاراجہ کب قنوج سے نکل گیا تھا۔ اس کے تعاقب کی ضرورت بھی محسوس نہ کی گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان محمود غزنی چلا گیا اور قنوج میں اپنے ایک سالار ابو القدر سلجوقی کو چھوڑ گیا۔ پنڈت جو سلطان محمود کو یہ کہہ کر کہ وہ گنگا میں ڈوب مرے گا یا باقی عمر جنگل میں گزار دے گا، گھوڑے پر سوار قنوج سے دور نکل گیا تھا، اس نے اور دور جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا گہرا تو تھا مگر خاموش تھا۔ وہ موسم سیلاب اور طغیانی کا نہیں تھا۔ گھوڑا اسے آگے ہی آگے لے جاتا جا رہا تھا، لیکن پنڈت نے اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے نہ کیا اور گھوڑا اسے پار لے گیا۔ آگے گھنا جنگل تھا
पंडित ने घोड़े को आराम दिया और उसे चरने चुगने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल घना भी था, कम घना भी, और कहीं कहीं दरख्त थे ही नहीं। रास्ते में 2-3 नदियां भी आती थी, चट्टानों की भूल भुलैया भी आईं। सूरज गुरूब हुआ, रात अंधेरी हो चुकी थी। उसका घोड़ा चलता गया, आखिर वो रुक गया। इलाका ज्यादा दुश्वार गुजार हो गया था। उसने घोड़े से उतरकर अंधेरे में घास फूस और खुश्क टहनियां इकट्ठी करके उन्हें आग लगा दी। सर्दी थी और दरिंदों का खतरा भी था। उसने अपने इर्द गिर्द खुश्क झाड़ियां और टहनियां और घास फूस जलाए और रात गुजारी। सुबह वो फिर घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। अब वहाँ कोई रास्ता नहीं था। बेलें जमीन पर फैलकर दरख्तों पर चढ़ी हुई थीं। खड्ड भी थे और दरख्त इतने ज्यादा कि उनके झुके हुए टहनों के नीचे से गुजरना महाल था। उसका घोड़ा चलता गया। कुछ दूर गया तो जंगल कम घना हो गया। आगे 2 पहाड़ियों के दरमियान खुली जगह थी। बिखरे बिखरे दरख्त और ऊंची घास थी। वो चलता गया और दोनों पहाड़ियों के दरमियान गया तो उसे एक पहाड़ी में एक रास्ता नजर आ गया। यहाँ से पहाड़ी 2 हिस्सों में कटी हुई थी। वो इस तंग रास्ते में से गुजर गया। आगे एक और पहाड़ी आ गई जो कहीं से दीवार की तरह उमूदी थी और कहीं से ऊपर जाकर आगे को झुके हुई थी। इस वादी में कुछ दूर उसे खेमे दिखाई दिए। इनसे हटकर 2 खेमे खुशनुमा कपड़े के थे। इनसे जरा परे घोड़े और खच्चर बंधे हुए थे। पंडित ने घोड़े की लगाम को झटका दिया और एड़ लगा दी। घोड़ा दौड़ पड़ा। चंद एक आदमी हाथों में तीर कमान और बर्छियां उठाए सामने आ गए। पंडित जी महाराज हैं, किसी ने बुलंद आवाज से कहा। कनौज का महाराजा राज्यपाल खेमे से बाहर आया। उसके साथ उसकी रानी और उसका बेटा लक्ष्मण पाल भी आन खड़ा हुआ। ये थी वो जगह जहां महाराजा राज्यपाल ने कनौज से भागकर पनाह ले रखी थी। उसकी रानी और बेटे लक्ष्मण पाल के अलावा 3 नाचने और गाने वालियां भी थी। कमोबेश 50 वफादार सिपाही थे जो महाराजा के मुहाफिज थे। चंद एक मुलाजिम भी थे। पंडित को ये जगह मालूम थी, वरना वो इस जगह तक कभी न पहुंच सकता। पंडित घोड़े से उतरा तो राज्यपाल ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा और अपने खेमे में ले गया। रानी और उसके बेटे लक्ष्मण पाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी थी। वो अपने खेमे में चले गए। क्या आप मुझसे ये पूछने की जरूरत करेंगे कि आपकी राजधानी किस हाल में है? पंडित ने महाराजा कनौज से पूछा। क्या आप में सुनने की हिम्मत है कि मुसलमानों ने कनौज में मंदिरों को किस तरह उजाड़ा है? महाराजा राज्यपाल ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जो खशमगी थी। इनमें शिकस्त और बेबसी का तासुर नहीं था। मैं जब वहां से रुखसत हुआ तब कनौज जल रहा था। पंडित ने कहा। मंदिरों में मुसलमान सिपाही हरि कृष्ण महाराज के बुत घसीटकर बाहर ला रहे थे और उन्हें तोड़ा जा रहा था। आपके महल में आप मेरे लिए कोई नई खबर नहीं लाए। महाराजा राज्यपाल ने उसकी बात काट कर कहा। इस सिलसिले में आपके साथ बहुत बातें हो चुकी हैं। मुझे मालूम था कि गजनी का सुल्तान महमूद लड़ने में बहुत माहिर है। मैं जानता था कि कनौज में जब उसके मुकाबले में लड़ने वाला कोई नहीं होगा और मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो भड़क उठेगा और वो अपना गुस्सा कनौज के दरो दीवार पर ठंडा करेगा। वो आसान फतह से खुश होने वाला नहीं। मैंने कनौज को, अपने वकार को और मंदिरों को किसी खास मकसद के लिए कुर्बान किया है, मगर आपने अपना खजाना कुर्बान नहीं किया। पंडित ने कहा। पंडित जी महाराज, राज्यपाल ने कहा, आपके दिमाग की खराबी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। आप हर बात में मजहब को सामने ले आते हैं। मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि मुझे खजाने के साथ प्यार है। इन बातों को जरा जहन से उतार दो महाराज। मुझे ये बताओ कि जिस मकसद के लिए आपको वहां छोड़ाया था वो पूरा हुआ या नहीं? नहीं, पंडित ने जवाब दिया। आप मेरे साथ 12 आदमी छोड़ आए थे। आपने मुझे बताया था कि ये दरिंदे हैं, किसी से नहीं डरते और इन्हें भगवान ने इंसानों को कत्ल करने के लिए दुनिया में भेजा है। आपने बताया था कि इनमें अक्ल इतनी ज्यादा है कि बड़ा कामयाब फरेब देते हैं और कत्ल करके गायब हो जाते हैं। आपने कहा था कि इनसे सुल्तान महमूद को कत्ल कराना है और अगर मुमकिन ना हो सके तो उसके बड़े बड़े सालारों को कत्ल कर दें। आपने मुझ पर छोड़ा था कि उनके हाथों किस किस को कत्ल कराना है। मैं ये सुनने के लिए बेताब हूँ कि आपने किस किस को कत्ल कराया है। महाराजा राज्यपाल ने पूछा। किसी एक को भी नहीं, पंडित ने कहा। मैंने आपके उन 12 दलेर दरिंदों को, जो आप कहते थे कि मौत से नहीं डरते, गरीब मजदूरों के लिबास में अपने साथ रखा, मगर मुसलमान फौज शहर में दाखिल हुई तो लूटमार शुरू हो गई और मकान जलने लगे। मैंने देखा कि 12 में से 10 गायब हो गए। मुझे उम्मीद थी कि वो अपना काम करने गए हैं, मगर थोड़ी देर बाद मैंने बाकी 2 को उनकी तलाश के लिए भेजा तो पता चला वो भी लूटमार में शामिल हो गए हैं और उनमें से बाज शहर से चले गए हैं। मैंने बाकी 2 से पूछा कि वो किसी को कत्ल कर सकेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि महाराजा खुद तो खजाना लेकर भाग गया है, हम किसके लिए जान दें और अपनी जान को खतरे में डालें। वो भी मेरा साथ छोड़ गए। महाराजा कनौज ने सर झुका लिया। महाराज, पंडित ने कहा,
वो नमक हराम नहीं थे, लेकिन वही वहां न था जिसका उन्होंने नमक खाया था, तो उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लेना बेकार समझा। और महाराज, किसी बादशाह को कत्ल करके आप उसकी फौज को शिकस्त नहीं दे सकते, और ये गैरतमंद जंगजुओं का शेवा भी नहीं। मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि अपनी जिस फौज को आपने कुनूज से बारी चले जाने का हुक्म दिया था उसे तैयार करें, बारी को अपनी राजधानी बना लें और सुल्तान महमूद को यहाँ से निकालें। उसकी फौज थोड़ी रह गई है। लाहौर का महाराजा भीमपाल नडर, ग्वालियर का राजा अर्जुन और कलंजर का राजा गंडा आपका साथ देने को तैयार हैं। मुसलमानों को आप कुचल सकते हैं। आपकी गद्दी को लोग मुकद्दस समझते हैं। सबसे पहले ये खजाना वहां से निकालना है, महाराजा राजयापाल ने कहा। फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं सारी उम्र यहाँ छुपकर तो नहीं गुजार सकता। एक दिन और एक रात की मुसाफत के बाद काफिला उस जगह पहुंचा जहां पंडित ने महाराजा कुनूज का खजाना छुपा रखा था। ये एक पहाड़ी थी जिसमें से ऊपर से नीचे तक शगाफ था जो अंदर को चला गया था। इसकी शक्ल कुएं जैसी थी जिसकी दीवार एक तरफ से गिरा दी गई हो। ऊपर के दरख्तों ने झुककर इस पर साया कर रखा था। गोल दीवारों के साथ भी दरख्त थे और दीवार में भी थे जो झुककर जमीन के साथ मुतवाजी हो गए थे। इस कुआंनुमा दीवार में पानी खड़ा था जो दरअसल दलदल थी। इसके किनारों और उमूदी चट्टान के दरमियान रास्ता सा था। सामने वाली दीवार जैसे चट्टान के दामन के साथ मट्टी और पत्थरों की टीकरी थी। टीकरी और चट्टान के दरमियान एक दहाना था जो झाड़ी नुमा दरख्तों में छुपा हुआ था। ये एक गार का दहाना था। गार वसी था। इसके एक तरफ एक सुरंग का मुंह खुला हुआ था। सुरंग एक और गार में चली जाती थी। वहां कुनूज का खजाना पड़ा था, मगर जहां सुरंग खत्म हो जाती थी वहां एक गहरा गड़ा खोद दिया गया था। इसमें सांप फेंक दिए गए थे। गड़े के ऊपर सरकंडे डालकर इन पर मट्टी डाल दी गई थी ताकि कोई आदमी खजाने का सुराग पाले और वो अंदर जाए तो सरकंडों पर पांव रखते ही गड़े में जा पड़े जहां जहरीले सांप छोड़ दिए गए थे। अब जो काफिला इस जगह आया इसमें महाराजा कुनूज था और पंडित भी। बहुत से खच्चर और घोड़े थे और इनके साथ 10-12 मुलाजिम थे। ये वही जगह थी जहां कुनूज के मुहासरे से पहले पंडित चंद आदमियों को इस हालत में यहाँ लाया था कि उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो एक रस्सी पकड़े हुए आए थे। रस्सी का अगला सिरा पंडित के हाथ में था। वो खजाने के कुछ बॉक्स रखने आए थे। इस जगह को मुलाजिमों से भी छुपा कर रखना था। अब महाराजा और पंडित खजाना निकालने के लिए आए तो किसी भी मुलाजिम की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। उन्हें सुरंग में दाखिल करने से पहले उस गहरे गड्ढे पर जिसमें जहरीले सांप छोड़े हुए थे तख्ते रख दिए गए। पंडित उनसे गुजरकर अंदरूनी गार में चला गया और मुलाजिमों को भी अंदर बुला लिया गया। वो बॉक्स बाहर लाकर खच्चरों और घोड़ों पर लादने लगे। ये एक रियासत का खजाना था जो महाराजा राजयापाल के आबाओ अजदाद से जमा था और बढ़ता ही जा रहा था। मनों के हिसाब से सोना था, चांदी थी, हीरे जवाहरात और नकदी थी। इसे बाहर लाने के लिए मुलाजिमों को कई बार अंदर जाना पड़ा। जब आखिरी बॉक्स भी बाहर आ गया और तमाम बॉक्स घोड़ों और खच्चरों पर लाद दिए गए तो पंडित तमाम आदमियों को गार में ले गया और खुद बाहर आ गया। वो अभी सुरंग में ही था। सांपों वाले गड्ढे पर 3 तख्ते रखे गए थे। उसने बड़ी तेजी से तीनों तख्ते खींच लिए और उन्हें घसीट कर बाहर ले आया। चलो महाराज, पंडित ने महाराजा राजयापाल से कहा। वो सब कहाँ हैं? राजयापाल ने पूछा। वो अब कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, पंडित ने जवाब दिया। उन्हें अंदर भेजकर तख्ते खींच लाया हूँ। निकलने वाले आगे बढ़ेंगे तो उस गड्ढे में गिरेंगे जो मैंने जहरीले सांपों से भर रखा है। 1-2 गिरेंगे तो बाकी आगे आएंगे। भूखे प्यासे अंदर ही मर जाएंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि उन्हें ज्यादा इनाम दे दिया जाए और उनके मरते वक्त की बद्दुआएं न ली जाएं? महाराज, पंडित ने कहा, जिस तरह आपने इस खजाने की खातिर अपना मजहब, अपना वक़ार, अपनी कौम को कुर्बान कर दिया है, इस तरह हर इंसान इतने ज्यादा खजाने की खातिर आपको, मुझे, आपकी रानी और बेटे को कत्ल करने की सोचेगा। इतने बड़े खजाने में से कोई इंसान थोड़ा सा नहीं लेना चाहता। आप अपनी रियाया के साथ कौन सी नेकी की है? इंसान जब तख्त पर बैठता और सर पर ताज रखता है तो उसकी नजरें रियाया से हट जाती हैं और फिर खजानों पर जम जाती हैं। वो इंसान समझता नहीं, सोचता नहीं। खजाने और हुकूमत का प्यार उसे इस हाल तक पहुंचा देता है जिसमें आज आप हैं। आप डरे हुए गीदड़ की तरह छुपते फिर रहे हैं। अपनी रियाया को, जो आपकी हम मजहब है, आपने अपने दुश्मन के हवाले कर दिया है। पंडित जी महाराज, आप मुझे बार बार शर्मिंदा न करें, महाराजा राजयापाल ने कहा। मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं इसीलिए आपके साथ हूँ कि आप कुछ करके दिखाएं, पंडित ने कहा। आप भूल गए हैं कि कुनूज की गद्दी हिंदू जाति की बहादुरी, इल्म हुनर की और हिंदुस्तान के वकार की अलामत है। तमाम राजे महाराजे आपको अपना सरदार मानते थे, अब भी मानते हैं। मैं आपको इस जंगल से निकालूंगा,
चलिए, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। वो चल पड़े। गार के अंदर से आवाजें आ रही थीं। जिन आदमियों को अंदर बंद करके आए थे वो पंडित को पुकार रहे थे। पंडित और राज्यपाल 2 घोड़ों और खच्चरों को एक दूसरे के पीछे बांधे दूर ही दूर हटते जा रहे थे।